जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के टॉप MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए एकदम भौकाल प्रश्न है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों और भाई बहन सभी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे कि पता होगा कि आप लोगों का क्रैश कोर्स जो है 1 अक्टूबर 2025 से न्यू बैच एकदम फ्री क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली क्लास करना चाहते हैं, डेली PDF लेना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस फैमिली में जुड़ने के लिए आप इस फैमिली को सब्सक्राइब करके CKS ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और एक यहाँ पे आपको एकदम फ्री क्रैश कोर्स होगा और फ्री PDF मिलेगा आपको। अगर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली में जुड़कर कमेंट में यस सर जरूर बोल दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों को जो दोस्तों पैसे कहीं पे देकर फंस जाते हैं और उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आप लोगों को सब्सक्राइब करके इस फैमिली में जुड़ना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक ना। अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके कमेंट में यस सर लिखिएगा। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा गेसिंग किया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक बार याद जरूर कीजिएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना छूट पाए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा MVVI क्वेश्चन है और आपको कहीं पे लिख कर याद करना है, या तो आपको PDF दे देंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा यहाँ पर, और कोई भी बच्चा जो है क्लास से जाएगा नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। इसलिए आप लोग कम से कम 15 से 20 मिनट हमको समय देकर और बाबू लोग अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन याद रहे। आप लोग इस प्रकार फोन फुल स्क्रीन करके बैठ जाइए और ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है गोपुरम से आप क्या समझते हैं। चलिए, गोपुरम से क्या समझते हैं तो उत्तर देखिएगा। गोपुरम मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। तो गोपुरम किसे कहा जाता है कि मठ मंदिरों को प्रवेश द्वार यानी गेट होता ना, उनको कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया था। गोपुरम का निर्माण किसने कराया था तो विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करवाया था। ये अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते हैं। ये क्या है, मंदिर लोग क्या होते हैं तो अत्यधिक विशाल और ऊंचे होते हैं। ये संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते हैं। यह संभवतः क्या तो सम्राट की ताकत की याद दिलाते हैं, जो कि ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। जो कि क्या ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे, ठीक ना। ऊंची मीनार बनाने में एकदम सक्षम थे, इसी प्रकार को दर्शाता है। चलिए, तो ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। हमें आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर एक बार यस सर कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है और अच्छे से इसको याद जरूर करना है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले किन्हीं 2 वंशों के नाम बताएं। विजयनगर पर शासन यानी विजयनगर पर किनका शासन था, उनके बारे में हमको क्या है तो किन्हीं 2 को नाम को बताना है। तो चलिए समझिएगा, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 2 वंशज निम्न है, ठीक है। तो विजयनगर पर शासन करने वाले 2 वंशज जो है निम्न है, तो जिसमें से पहला आता है हमारा संगम वंश। पहला क्या है तो संगम वंश, प्रमुख राजा हरिहर और बुक्का। यानी क्या, संगम वंश में कौन है तो प्रमुख राजा थे और यह हरिहर बुक्का थे, ठीक ना। दूसरा है कि तुलुब वंश। तुलुब वंश में क्या है तो प्रमुख राजा कृष्णदेवराय। तुलुब वंश में कौन राजा थे तो प्रमुख राजा कृष्णदेवराय थे और संगम वंश में कौन थे तो हरिहर एवं बुक्का थे, ठीक है। तो यह थे आपके विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 2 क्या है वंशों के नाम, जो कि हम आप लोग को बताए हैं। और आप लोग जरूर कहीं पे लिखकर याद जरूर कीजिएगा, 1 से 2 बार याद जरूर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उनसे पहले सभी प्यारे अपना एक एक काम कर लीजिए। आप लोग को क्लास के लाइक कर लेना, ठीक ना। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिए, जिससे आपका क्लास जो है और देखने में अच्छा लगे। तो चलिए, सभी लोग एक बार लाइक करके जल्दी से कमेंट में यस सर लिखिए। चलिए जल्दी से लिखिए सभी लोग यस सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे लाइक कर चुके हैं। चलिए सभी लोग कर लीजिएगा। चलिए समझिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन है, सुलह ए कुल से आप क्या समझते हैं? सुलह ए कुल से आप क्या समझते हैं, उत्तर देखिएगा। तो सुलह ए कुल का मतलब है सभी के साथ शांति। सुलह ए कुल का मतलब क्या आता है बाबू लोग? तो सुलह ए कुल का मतलब होता है सभी के साथ शांति, ठीक ना, एकदम शांत भावना से रहना। अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का मकसद एक ही होता है। अकबर ने अपने अंदर एक महसूस किए हैं कि सभी धर्मों का मकसद क्या होता है, तो एक ही होता है। इसलिए उसने क्या है, सभी धर्मों की अच्छी बात अपनाई और उनके बीच मेल जोल बढ़ाने की क्या है, नीति अपनाई। यानी अकबर ने क्या किए, तो उसने अपने धर्मों की अच्छी बात को, सभी धर्मों की अच्छी बात को अपनाई है, ठीक है। यानी सब धर्म को अकबर मानते हैं, ठीक है। उनके बीच मेल जोल, यानी उन सभी को क्या है, एकता करना चाहते हैं कि आप लोग अलग क्या है, जाति पाति नहीं कीजिए और सभी लोग एकजुट रहिए, ठीक है, नीति अपनाई। इसी प्रकार को क्या है, सुलह ए कुल कहा जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, तो सुलह ए कुल कहा जाता है। और इसी के आधार पर उसने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े होइएगा कि क्या है, सुलह ए कुल का निर्माण किसने करवाया था, तो क्या है, इसी के आधार पर उसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। याद रखिएगा ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए, हमें आशा है कि आप लोग को ये तीसरा नंबर भी क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को हम समझा रहे हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन बना दिए हैं। एकदम 2 नंबर में ये क्वेश्चन सब एकदम टकरा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एक बार जरूर याद कीजिएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे साथियों। चौथा क्वेश्चन क्या है, अयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? अयंगर व्यवस्था के बारे में आपके अंदर क्या है जानकारी, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है और आंसर भी समझिए। तो अयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण शासन क्या है, प्रशासन व्यवस्था है थी। अयंगर व्यवस्था क्या थी, तो अयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण क्या थी, प्रशासन व्यवस्था थी। इसमें हर गांव क्या है, हर गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। इसमें क्या है, तो अयंगर व्यवस्था में हर एक गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। गांव के क्या है, प्रशासन के लिए 12 शासकीय अधिकारी नियुक्त किए गए थे। क्या है, तो गांव के प्रशासन के लिए 12 को क्या शासकीय अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं, यानी किए गए थे, ठीक है, जिन्हें क्या है, अयंगर कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था, तो अयंगर कहा जाता था। इन अधिकारियों का काम गांव से क्या है, गांव से कर इकट्ठा करना। इन अधिकारियों का काम क्या था, तो इन अधिकारियों का एक ही काम था कि गांव वालों से टैक्स लेना, यानी सभी से क्या है, अयंगर लेकर जमा करना, जमीन बेचना और छोटे मोटे क्या है, मामलों में न्याय करना। यानी जब छोटा मोटा मामला कोई हो तो वहां पे जाकर इनको न्याय करना है कि कौन गलत है और कौन सही है, ठीक है। तो यह रहा था आपका अयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इस प्रकार आप लोग को आंसर देना है जिससे आपका नंबर ना कट सके, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग समझ गए होंगे, तो एक बार कमेंट में जरूर यस सर लिखिएगा। चलिए, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन करें और फ्री क्रैश को अपनी कर पाए। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, अकबर ने जजिया कर को क्यों समाप्त किया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा भी आइए प्यारे, तो जरूर समझिएगा। अकबर ने जजिया कर को क्यों समाप्त किया था, समझिएगा। यहाँ पर अकबर ने जजिया कर इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वह हिंदू और मुसलमानों के बीच के भेदभाव कम करना चाहते थे। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अकबर ने जजिया कर को इसलिए ख़त्म किया था ना, क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान के बीच के भेदभाव जो होता है ना, उनको ख़त्म करना चाहते थे, यानी उनको नष्ट करना चाहते थे, ठीक है। जजिया कर एक ऐसा कर था जो मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया कर यानी टैक्स, ठीक है। जजिया कर एक ऐसा कर था ना जो क्या है, तो मुसलमानों से लिया जाता था। अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को एक समान समझा और उनकी लड़ाई के लिए क्या है, उनकी भलाई के लिए काम किया। अकबर ने क्या किया, तो अकबर ने सभी धर्मों को लोगों को क्या है, एक समान समझता है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी जात हो, ठीक है। तो अकबर ने सभी धर्म को एक समान माना है और क्या किया है,
और सभी के भलाई के लिए काम किया है। इसलिए उसने जजिया कर हटाकर हिंदू मुस्लिम एकता को क्या है बढ़ावा दिया। इसलिए क्या किए तो जजिया कर को हटाकर और हिंदू मुस्लिम एकता को क्या किए तो बढ़ावा दिया, यानी एक तर मिला दिए। ठीक है, यानी ना हिंदू कोई है ना कोई मुसलमान, यानी सब भाईचारा है और सब एक रहेगा, जिससे दोनों समुदायों ने उसे पसंद किया है। जिससे क्या है तो अकबर के जो मुसलमान थे वह भी पसंद करने लगे और हिंदू भी पसंद करने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू और मुसलमान सभी को एक कर दिए ये अकबर और सभी को एक बना दिए, इसलिए क्या है इनको सब पसंद करने लगे। तो ये था आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा बाबू लोग तो सभी लोग एक बार अपने क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना, अपने सेशन को जरूर लाइक कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए इस क्लास को जो बच्चे कभी नहीं पढ़े इस चैनल पर, और उनको पहुंचाकर कहिए कहीं पे पैसा देकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग को यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है एकदम फ्री क्रैश कोर्स और फ्री पीडीएफ भी सर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन समझिए कि दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी बाबू लोग बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, जरूर याद करेंगे आप लोग, ठीक है। दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, उत्तर समझिएगा। दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया एक नया धर्म था, ठीक ना। दीन ए इलाही क्या है तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया एक नया धर्म था जिसे उन्होंने 1581 में शुरू किया था। देखिए दीन ए इलाही कब शुरू किया गया था तो 1581 में शुरू किया गया था, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के क्या है बीच धार्मिक सामंजस्य स्थापित करना था। देखिए दीन इलाही का उद्देश्य क्या था तो इनका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक सामंजस्य स्थापित करना था, ठीक है। अकबर चाहते थे कि दोनों धर्मों के लोग एक साथ मिलकर जाति से रहे, ठीक है, शांति से रहे। अकबर का यही सोच था कि सभी जो मुसलमान हैं हिंदू है ये सब अपने में भाईचारा मानकर और एक समान रहे, भेदभाव नहीं रखे, ठीक है, शांति से रहे। इस धर्म से सभी क्या है धर्मों की अच्छी बातें शामिल थी, या क्या यहाँ पे क्या है तो इस धर्म में सभी धर्मों की अच्छी बातें की शामिल थी, लेकिन इसके अनुयायी बहुत कम थे। लेकिन कुछ आदमी क्या है इनके अनुयायी बहुत कम थे, यानी इनको मानना नहीं चाहते थे। लेकिन अकबर का कहना था कि हिंदू और मुसलमान सभी लोग एक हो जाइए और मतभेद मत कीजिए, ठीक ना। तो ये था आप लोग का दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है और आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर याद कर लेते हैं तो कभी कभी आपको 5 नंबर में भी टकरा जाता है और कभी 2 नंबर में। तो 2 में अगर पूछेगा तो 5 में नहीं, 5 में पूछेगा तो 2 में नहीं। लेकिन ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन सा हमेशा पूछता है और पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन बाबू लोग एकदम गेसिंग किया गया क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में एकदम पूछे ही जाएंगे। तो जरूर रट लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक ना। चलिए एकदम रामबाण प्रश्न है आपके लिए, जरूर पढ़ जाइए इसको। चलिए समझिए यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताओं को बताना है। विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं बताए, हमें ये क्वेश्चन मिला है। चलिए उत्तर समझिएगा कि विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं क्या है बाबू लोग, निम्न है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं निम्न है, जिसमें से हमारा पहला आता है यह मंदिर हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी में स्थित है। यह मंदिर शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा का है। समझिएगा यहाँ पे पहला में कि यह मंदिर हम्पी में स्थित है, यह मंदिर शिव के दूसरे रूप यानी शिव के जो दूसरा रूप है ना वह विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा का है, ठीक है। दूसरा में समझाया जाता है रावण द्वारा लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ रखने से यह विरूपाक्ष मंदिर बना है। जैसे कि रामायण देखे होइएगा और रावण को देखे होइएगा कि यह एक शिवलिंग को क्या करता है उठाता है, तो यहीं पे दर्शाया गया कि रावण द्वारा लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ रखने से यह विरूपाक्ष मंदिर क्या है निर्माण हुआ है विरूपाक्ष मंदिर का। तो यह क्वेश्चन आप लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। चलिए सभी प्यारे एक बार जरूर क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को बहुत अभी कम लाइक किए हैं आप लोग, जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए प्यारे, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर समझ कर और अच्छे से याद कीजिएगा बाबू लोग, ठीक ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन समझिएगा कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत में हमें क्या करना है तो वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। चलिए उत्तर समझिएगा। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के पेशों और रंग के आधार पर थी।
देखिएगा यहाँ पे प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालना है, समझिएगा यहाँ पे। तो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के पेशों और रंग के आधार पर थी। यह जाति व्यवस्था की तरह इतनी कठोर नहीं थी, यानी यह जाति व्यवस्था की तरह इतनी कठोर नहीं थी और व्यक्ति को सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देती थी। तो व्यक्ति को सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देती थी। इस व्यवस्था के तहत क्या है, 4 मुख्य श्रेणियां बनाई गई थी। इस व्यवस्था के तहत क्या है, तो 4 गो मुख्य श्रेणियां बनाई गई थी, जिसमें से पहला है ब्राह्मण धार्मिक कार्य। ठीक है, ब्राह्मण का कार्य क्या है, तो धार्मिक कार्य, क्षत्रिय युद्ध और रक्षा। यानी ब्राह्मण जो है ना वह धार्मिक कार्य करते हैं और क्षत्रिय क्या है, तो युद्ध और रक्षा करते हैं, यानी वह युद्ध करता है और अपने देश को बचाता है, ठीक है, समाज को बचाता है। और तीसरा में है वैश्य, वैश्य यानी व्यापार और कृषि, जैसे कि खेती बाड़ी। ठीक है, चौथा में आता है शूद्र, सेवा कार्य, यानी यह किसी के सेवा कार्य करना है, इनको सेवा हुआ करना है और किसी का कार्य करना है। हर क्या है, वर्णों के क्या है, अपने धातु और क्या है, मानदंडों का पालन करना आवश्यक है, यानी जिनको जो भी काम मिला है उनको वह काम करना ही है। ठीक है, तो ये था आप लोग का प्राचीन भारत वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, जो कि हम एकदम अच्छे से आप लोग को समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा बाबू लोग। अगर नए बच्चे हैं बाबू तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर आप लोग इस फैमिली में जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे तैयारी 3 से 4 मंथ में एकदम बारूद बनाने की गारंटी हम लेते हैं बाबू लोग। अगर डेली क्लास करते हैं, डेली पीडीएफ जिस प्रकार हम देते हैं, 200 क्वेश्चन हो, 300 क्वेश्चन हो, अगर इतना क्वेश्चन देते हैं रिवीजन के लिए, अगर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जरूर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कमल महल कहाँ है? कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोग था? चलिए कमल महल जो है कहाँ पर है और इसका क्या उपयोग था, समझिएगा यहाँ पर प्यारे। चलिए क्या है क्वेश्चन, तो कमल महल कहाँ, इसका क्या उपयोग था? चलिए उत्तर देखिएगा। कमल महल विजयनगर की एक सुंदर इमारत है। कमल क्या है, कमल महल जो है ना विजयनगर की एक सुंदर इमारत है, जिसकी क्या है, ऊपरी संरचना कमल के फूल जैसी दिखती है। कमल महल क्या है, तो यह विजयनगर की एक सुंदर इमारत है, जिसकी ऊपरी क्या है, ऊपरी संरचना कमल के फूल की तरह जैसी दिखाई देती है। इसलिए 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने इसे कमल महल नाम दिया था। क्या है, इसलिए 19वीं सदी के अंग्रेज लोग जो है ना वह यात्रियों ने, यानी अंग्रेजी यात्रियों ने इसे कमल महल का नाम दिया है। इसका उपयोग क्या है, शायद एक परिषद के रूप में होता था, जहां राजा और क्या है, जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलता था। यहाँ पर क्या है, तो राजा जो है अपने सलाहकारों से मिलते थे। यहाँ पर कमल महल के पास ही हाथियों का एक बड़ा अस्तबल भी था। कमल महल के पास ही हाथियों का एक बड़ा अस्तबल भी था, जो स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है। जो स्थापत्य कला का क्या है, तो एक अनोखा उदाहरण है। इस इमारत की क्या है, डिजाइन पर इस्लामी भवन निर्माण शैली का भी असर दिखाई देता है। क्या है, इस इमारत की डिजाइन पर क्या है, तो इस इमारत की डिजाइन पर इस्लामी भवन निर्माण शैली का भी असर दिखाई देता है, यानी उनका भी असर यहाँ पे कुछ हमें दिखाई देता है। तो यह था आप लोग का कमल महल कहाँ है और इसका उपयोग क्या था, जो कि हम आप लोग को बता दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, जरूर समझ लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन समझिए आप लोग, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। चलिए 10 क्वेश्चन है। ताजमहल की 2 मुख्य विशेषताएं को लिखना है। चलिए ताजमहल की 2 मुख्य विशेषताएं को लिखना है। चलिए VVI क्वेश्चन है बाबू, जरूर आप लोग याद करेंगे ये सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो उत्तर देखिएगा। ताजमहल की 2 मुख्य विशेषताएं जो है इस प्रकार है, या निम्नलिखित है बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आता है मूल आधार। मूल आधार क्या है, तो ताजमहल का आधार एक बड़ी और मजबूत संरचना है। ताजमहल का आधार क्या है, तो ताजमहल का आधार जो है ना एक बड़ी और मजबूत संरचना है। इसका मुख्य कक्षा घनाकार है, जिसका हर क्या है, किनारा 55 मीटर लंबा है। इसका क्या है, तो मुख्य कक्षा घनाकार है, यानी बहुत घना है। ठीक है, बहुत एक तर घना है, जिसका हर एक किनारा क्या 55 मीटर लंबा है। ठीक है, इसके लंबे किनारों पर बड़े बड़े क्या है, मेहराबदार दरवाजे बने हैं। तो इनमें क्या है, तो लंबे किनारों पर बड़े बड़े मेहराबदार दरवाजे बने हैं। चलिए 2 में समझिएगा। गुंबद क्या है, तो ताजमहल के मकबरे पर बना सफ़ेद क्या है,
संगमरमर का गुंबद इसकी सबसे खास विशेषता है। इसकी ऊंचाई लगभग 35 क्या है मीटर है। यह 7 मीटर ऊंची आधार पर स्थित है, ठीक ना, जिससे यह और भी व्याख्या दिखता है, यानी यह और भी व्याख्या देखने में लगता है, और भी मस्त देखने में लगता है और सुंदर लगता है। तो ये था आप लोग का कुल आज 10 क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि हम 10 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएं, और बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन था। तो जरूर आप लोग याद कीजिएगा। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो बाबू लोग, तो आप लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा जाते जाते, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके, और कमेंट में एक बार यस बोल दीजिएगा बाबू लोग। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में यस सर बोल दीजिए। सभी बच्चे का यस का इंतजार रहता है कमेंट में, और आप लोग जो सब्जेक्ट बोलते हैं वह सब्जेक्ट हम कमेंट पढ़कर आप लोग का, और वही सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाते हैं। जैसे कि पता है कि आप लोग का 1 अक्टूबर से ही आप लोग का फ्री क्रैश कोर्स हम चालू किए हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में पैसा नहीं लगाना है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली में जुड़कर आप लोग कर सकते हैं। डेली आप लोग का क्लास होता है, एक सुबह 7 बजे, एक शाम 4 बजे टेस्ट होता है, और रात 8 बजे आप लोग का लाइव क्लास होता है। तो 3 क्लास आपको देते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और साथ ही साथ बता दीजिए कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा है कि नहीं, जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर 8 बजे रात को हम लोग लाइव क्लास में। फिर तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय बाय।